नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। दरअसल थानों की कार्यशैली आज रायबरेली में तब उजागर हुई जब बीजेपी मीडिया प्रभारी को ही कोतवाली में दुत्कार दिया गया। पत्नी के खाते से साइबर फ्रॉड हुआ तो शिकायत लेकर थाने पहुंचे बीजेपी मीडिया प्रभारी की पत्नी को ही दरोगा जी ने मूर्ख बता दिया। मामला शहर कोतवाली का है। यहां अमरीशपुरी कॉलोनी के रहने वाले बीजेपी मीडिया प्रभारी विजय वाजपेयी की पत्नी से ऑनलाइन 5,000 रुपए की साइबर ठगी हो गई थी। शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो यहां तैनात एसएसआई एसके सिंह ने विजय वाजपेयी की पत्नी को ही मूर्ख बताते हुए प्रार्थना पत्र उनके मुंह पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, दरोगा जी ने साफ कहा कि प्रार्थना पत्र जाकर साइबर सेल में दो। हालांकि ये क्राइम नक्सलाइट एरिया से होता है, जहां से आरोपी को पकड़कर लाना संभव नहीं है। हमारी पत्नी के खाते से ऑनलाइन ठगी कर 5,000 रुपए उड़ाए गए, जिसकी शिकायत मैं नगर कोतवाली में करने आया तो यहाँ संतोष कुमार सिंह जो एसएसआई हैं, उन्होंने हमारे साथ अभद्रता की और सबसे पहले तो उन्होंने हमारे परिवार की शैक्षिक योग्यता के बारे में ही चैलेंज कर दिया और साफ शब्दों में क्या कहा कि आपके परिवार वाले मूर्ख हैं जो इस तरह इसी को अकाउंट की सीक्रेसी बता देंगे। मैंने उनसे निवेदन भी किया कि भाई साहब गृहिणी है, भूलवश अगर बता दिया है तो आप उसकी एफआईआर लिख लीजिए। तो कहीं ये लोग बहुत नक्सलाइट एरिया में रहते हैं, इनको कौन पकड़ के लाएगा। और हमारे तरफ एफआईआर की कापी, मतलब मेरे प्रार्थना पत्र की कापी। जहां एक तरफ प्रदेश में मोदी और योगी के डबल इंजन के सरकार ने विकास के तमाम कार्य किए और नया माइलस्टोन स्थापित किया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वरुणा नदी पर बना ये पुल कहीं ना कहीं विकास के दावों की पोल खोलता हुआ नजर आता है और विकास के नाम पर दावा ठोकने वालों को मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आता है। दरअसल ये पुल शहर में फुलवरिया के गेट नंबर 5 से कई गांवों को जोड़ता है। ऐसे में गांव वालों ने खुद से इस पुल को बांस बल्ली से तैयार किया हुआ है। लगभग 5 गांव इस पुल से होकर रोजाना अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। गांव वालों का कहना है कि यहां से अगर वो पक्के पुल का रास्ता तय करते हैं तो उसके लिए 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इतनी दूर ना जाने के लिए ही गांव वालों ने मिलकर इस पुल का निर्माण कराया है। तो वाराणसी में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है वाराणसी, और कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार जो दावे जो वादे सरकार जनता से करती है उसे पूरा करती है, लेकिन यहां पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर गांव में पुल की व्यवस्था ही नहीं है। और इस खबर पर वाराणसी से जावेद खान हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, पूरा मामला विस्तार से बताएं। आखिर ये कैसा संसदीय क्षेत्र जहां पर एक गांव में पुल की व्यवस्था नहीं? बात की पंकज की वहाँ से एक निर्माण चल रहा था वहाँ पे, और वो उच्चतम बनारस के जो विधायक है, विधायक का कचौरा श्रीवास्तव, तो उन लोगों से भी शिकायत की गई, वहाँ के ग्रामीण लोगों ने भी शिकायत की, प्रशासन से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कभी से सुनने वाला नहीं है। जावेद, आपसे समझना चाहेंगे कि पुल में आखिर ऐसी क्यों इतनी देरी हो रही है? क्यों गांव वालों को खुद से ये पुल बनाना पड़ रहा है? क्या सरकार जो दावे करती है धरातल पर उसे उतारने में क्या परेशानी आ रही है? बात की जाए वहाँ के जब लोगों से हम लोगों ने बात किया, और उनका कहना है कि जो पुल का जो निर्माण है वो बहुत दिनों से चला आ रहा था, लेकिन कहीं से भी वहाँ पे काम शुरू नहीं कर रहे थे और यहाँ दिक्कतें बहुत हो रही थी, जिसके लिए उन लोगों ने गाँव के सारे लोगों ने आकर जो है उसको कहने की बात की, कोई सुनने वाला नहीं है। जावेद, आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर कब
गांव वालों ने शिकायत की थी और इस पर प्रशासन से अगर शिकायत की गई है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं बता दूं कि विधायक श्रीवास्तव जी यहाँ पे विधायक हैं, उन लोगों के साथ कल ही मुलाकात लोगों की हुई है। उनका कहना है कि अभी हम अधिकारियों से बात करते हैं और कल उसको कहीं ना कहीं आपकी जो समस्या है उसको दूर करते हैं, लेकिन गाँव वालों का कहना है कि आज तक अभी तक कोई आया ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल जावेद, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां पर एक गांव में पुल बनाया नहीं गया, जिसकी वजह से गांव वालों ने खुद अपने आप से अपने दम पर इस पुल का निर्माण किया है। धन्यवाद जावेद, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो डबल इंजन की सरकार के विकास के दावे कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वाराणसी का एक गांव इस विकास से अछूता है। गांव में पुल का निर्माण नहीं कराया गया, हालांकि गांव वालों ने खुद जहमत उठाते हुए इस पुल का निर्माण खुद ही करवा दिया। मैनपुरी जनपद की विधानसभा भोगांव क्षेत्र के नेशनल डिग्री कॉलेज में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए जनता से वोटों की अपील की। कहा कि नेताजी की मैनपुरी कर्मभूमि है और नेताजी ने मैनपुरी को कई ऐसी सौगातें दी हैं जिन्हें हम सब भूल नहीं सकते। आप सबके मन में भी विचार आ रहा होगा कि चुनाव 40 दिन पहले से भी घोषित कर दिए गए, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करते हैं और अगर हम सभी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आने वाले चुनाव में एक एक बटन साइकिल का दबाना है। दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? महिलाएं मुझे कम दिख रही है यहाँ पे, तो मेरे आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग माध्यम बने कि सब महिलाओं को बाहर निकालेंगे और एक एक वोट साइकिल पर दबाने का काम करेंगे। और यह नेताजी का चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये नेताजी का चुनाव है और ये हमारे कार्यकर्ता का चुनाव है और हम सब इसे मिलकर लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से एक इतिहास बनाने का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? सब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके मन ये साथ के हम लोगों के साथ एमपी था, समाजवादी पार्टी ने इसको सम्मान दिया, इसको दो बार एमपी बनाया दोस्तों, और आज धोखा देके विभिन्न पार्टियों में जाके भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वोट कटाने के दृष्टिकोण से इसको खड़ा किया। दोस्तों मेरा आग्रह है अपने सभी सेक्टर प्रभारियों से, सभी बूथ इंचार्जों से कि आपकी अहम भूमिका है। देखिए पार्टी जिंदा रहेगी, पार्टी पावर में रहेगी, हम आप सब मुख्यमंत्री होंगे, हम आप सब प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों आप महसूस नहीं करते आज किसके ऊपर जाति हो रही है? मैं डॉक्टर नवल किशोर शाही आज अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा तरह तरह के प्रोपोगंडा बनाकर इस देश में नए नए प्रोजेक्ट लाके लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। ये चुनाव सिर्फ ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये भारत देश में नई फतेहपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि यातायात माह के दौरान यातायात पुलिस के द्वारा सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। दरअसल जागरूकता अभियान चलाकर यातायात पुलिस महज खानापूर्ति कर रही, महज कागजों तक ही यातायात माह सीमित होकर रह गया है। शायद इस वजह से ही ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर डग्गा मार वाहन देखे जाते हैं। हालांकि वाहनों में ठूस ठूस कर इस तरीके से सवारी भरी जाती है और यातायात माह जो एक अभियान चलाया जा रहा है यातायात पुलिस की तरफ से, उसकी सिर्फ खानापूर्ति हो रही। इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर उठता है कि यातायात पुलिस आखिर कर क्या रही है। गाड़ियों में इस तरह से ठूस कर
सवारी भरी जाती हैं। फतेहपुर से हमारे संवाददाता अमरजीत त्रिपाठी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, यातायात पुलिस क्या कर रही है? इस तरीके की तस्वीरें क्यों आ रही हैं अब? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय फतेहपुर जनपद में पूरा नवंबर माह जो है यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। और जो आज एक वीडियो जो सामने आया है तो उससे जरूर एक पुलिस कर्मियों की, जो यातायात पुलिस कर्मी हैं, जो उनके उच्च अधिकारी हैं, उनकी एक नाकामी पूरे रूप से जो है सामने खुल करके आ गई है कि आखिरकार यातायात माह मनाने जाने के बाद एक वैन में, डग्गा मार वैन में जो 13 सवारियों भर करके जो यात्रा की जा रही है तो उससे जरूर कहीं न कहीं कोई खामी नजर आ रही है। जबकि अगर देखा जाए तो सांध्य बेला में या सुबह की स्थिति में जो यहाँ पर चेकिंग होती है, कुछ जो है वो किए जाते हैं, चालान भी किए जाते हैं ऐसे डग्गा मार वाहनों का। पर आज जो तस्वीर सामने आई, जरूर ये पुलिस कर्मियों की जो एक लापरवाही जरूर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां चालानी कार्रवाई की जाती है अमरदीप, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें सामने आना क्या दर्शाता है? देखिए, अब इसमें तो एक बात ये सामने आती है कि एक तरफ चालान करना और दूसरा जो है ये डग्गा मार वाहनों से सवारियों को ढोना। तो एक तो प्रश्न चिन्ह ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार इसी तरीके से ये अगर डग्गा मार वाहन चलते रहेंगे सवारियों को लेकर के तो दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। पर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आ रही है। बिल्कुल, ये सवारियों की जान से भी एक खिलवाड़ है अमरदीप, क्योंकि इस तरीके से सवारियों को ठूस कर बैठाना और इस तरीके से डग्गा मार वाहनों को चलाना कहीं ना कहीं सवारियों की जान पर यह खतरा है। बिल्कुल सही है। और जब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ARTO यानी फतेहपुर कार्यालय में, जो फतेहपुर जनपद में जो ARTO कार्यालय है वहीं के पास का ये ऐसा तस्वीर सामने आई है। तो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की या यातायात निरीक्षकों की नाकामी सामने आई है। आपसे जानना चाहेंगे अमरदीप, चालकों से जब आपने इस विषय पर बात की, जैसा कि तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि एक वाहन चालक, डग्गा मार वाहन चालक जो कि सवारियों को ठूस कर भर कर और उनके गंतव्यों तक, उनके स्थानों तक ले जाने का प्रयास कर रहा है, उन चालकों का इस पर क्या कहना है? देखिए, उन चालकों का तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि उन चालकों को तो चाहिए पैसा, और पैसा के साथ में उनको जो है सवारियों की जान जाने या दुर्घटना होने से उनको कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के उनके सामने यही आती है कि उनको पैसा चाहिए। और दूसरी तरफ भले ही जो है यातायात कर्मी या जो उच्च अधिकारी हैं अपनी जो है यातायात माह मनाने के साथ में अपनी पीठ थपथपाते रहे। बिल्कुल, एक तरफ जहां अमरदीप आपसे समझना चाहेंगे कि एक तरफ जहां यूपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ पैसा जो एक बड़ी वजह बताया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक तरफ सरकार तो यह है भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम कसने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, पर अगर देखा जाए तो नीचे की मशीनरी या जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सोचनीय विषय है कि आखिरकार इस अंत कहाँ होगा। जी धन्यवाद अमरदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो यातायात पुलिस महज खाना पूर्ति कर रही है, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। देखिए ध्यान से किस तरीके से डग्गा मार वाहन, इसमें सवारियों को ठूस कर भरा गया है। हालांकि ये सवारियों की जान से कहीं ना कहीं खिलवाड़ जरूर है। फतेहपुर से अगली खबर है। बता दें कि वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने और आम जनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के कुशल निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के पर्यवेक्षण कार्य करते हुए साइबर क्राइम सेल के द्वारा साइबर अपराध की शिकार आवेदिका के कुल 40,460 की संपूर्ण धनराशि अथक परिश्रम और प्रयासों के बाद आवेदिका के खाते में वापस करा दी गई है। अपनी गाजीपुर फतेहपुर
में एएनएम के पद पर कार्यरत है, उनके अकाउंट से 19/11 को 40,460 रुपये का फ्रॉड हुआ था, जिसकी शिकायत मैंने साइबर सेल फतेहपुर में की थी। तो उसका रिफंड मुझे उसी दिन रात। अलीगढ़ के मैरिस रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब 75 जिलों के करीब 350 अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती पूरी कराए जाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरने की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसमें डीएसपी श्वेता पांडे और एसीएम सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को समझाने के प्रयास में जुट गए। 350 शिक्षक भर्ती कराए जाने की मांग को लेकर पहुंचे और यहां पर प्रदर्शन किया गया। हालांकि जब पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो समझाइश देने की कोशिश भी की गई। 67,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। पूरे प्रदेश से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पैतृक आवास अलीगढ़ में एकत्रित हुए। हम लोगों की मांग है कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति के द्वारा 3 आदेश निर्गत किए गए हैं। उस आदेश में यह बताया गया है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन 4 वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित कैटेगरी नहीं माना गया था। देखिए, कुछ छात्रों द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया है, उनकी मांगे हैं, उनको भर्ती से संबंधित कुछ आपत्तियां हैं या कुछ उनके संशोधन होने हैं। इस संदर्भ में उनसे वार्ता की गई है, उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। अब अम्बेडकर पार्क में वो अपनी बात रखेंगे। क्या मंत्री जी का गेट भी घर भी घेर लिया था? नहीं, घर नहीं घेरा है, घर तो बहुत बड़ा है, घर कहाँ घेरेंगे, बाहर ये रोड पे थे, उनको वहाँ से हटा के अब आगे ले जाया जा रहा है। कितनी तादाद में लोग? ये जो जनवरी 2018 में शिक्षक भर्ती 68,500 की भर्ती निकली थी, उससे संबंधित अभी कुछ दिन पहले भी लोग आए थे यहाँ पर, करीब 20-25 लोग, और आज तो करीब 250-300 लोग हैं। 75 जिलों के लोग बता रहे हैं। इनकी मांग है कि उस विज्ञापन में जो त्रुटि हो गई थी 5% SC, ST, OBC, दिव्यांग और फ्रीडम फाइटर्स के लिए, उसकी मांग को लेकर ये पिछले अलीगढ़ से इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शहजी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शहजी, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला विस्तार से बताएं। प्रियंका, मैं बता दूं, ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर है, जो कि आरक्षण में कमी की गई है। 68,500 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला है, जो कि जनवरी 2018 में निकली थी। उसमें जो कि ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी है, 4 वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित कैटेगरी में नहीं रखा गया था, जिसको लेकर आज ये लोग मंत्री जी के आवास पर एकत्रित हुए तो उनसे मिलने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही प्रशासन को पता चला, प्रशासन पे हड़कंप मच गया और मौके पर प्रशासन आला अधिकारी पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश की गई और उनको वहां से हटाया गया। बिल्कुल शहजी, प्रशासन पहुंचा और मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। क्या इस वक्त मंत्री जी ने उनसे मुलाकात की? क्या ये शिक्षक भर्ती की मांग लेकर जो अभ्यर्थी आए हुए थे उन्हें किस तरीके की समझाइश दी गई और क्या कुछ मामला खुलकर सामने आया? बता दूं, 75 जिलों के शिक्षक आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचे और वहां पर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। जैसे ही प्रशासन को पता चला, प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में प्रशासन उनको पास पहुंचा, उनको समझाने की कोशिश की। अब पता चल पा रहा है कि उनको वहां से हटाकर अम्बेडकर पार्क पर रख दिया गया है कि यहाँ पर आप अपना प्रदर्शन कर लीजिए। और उसके बाद में एक उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के एक प्रतिनिधि मंडल से बात कराई जाएगी। जी प्रियंका। शहजी, आपसे समझना चाहेंगे कि रोजगार का मुद्दा, जो कि एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, इसका निवारण आखिर कब तक हो पाएगा? प्रियंका, बता दूं, उसी बात को लेकर जो कि इनका ये कहना भी है कि बाबूजी जो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने उनका कहना था कि जहां आपके हक की बात आ जाए, जहां आपकी पढ़ाई की बात आ जाए, जहां पे आप अपना हक मांग सकते हो, उसी मांग को लेकर यहाँ पे शिक्षा मित्र पहुंचे हैं और उनको ये आश्वासन दिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा कि शाम तक आपको
आपके प्रतिनिधिमंडल को संदीप मंत्री जो बेसिक शिक्षा मंत्री है उनसे उनकी मुलाकात कराई जाएगी। बिल्कुल शहजी, तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है शिक्षा मंत्री वादा निभाओ, हमारा रिजल्ट संशोधित कराओ। आखिर कब तक ये मंत्री जी इनकी बात सुनेंगे? क्या ये यहां से जा चुके हैं अभ्यर्थी जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, और मंत्री जी तक क्या इनकी आवाज पहुंची है? बता दूं प्रियंका, मंत्री जी तक इनकी आवाज पहुंचा दी गई है। इनका ये भी कहना है कि हम लखनऊ भी गए हैं, वहां भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। 2 बार हम पहले भी यहाँ इनकी आवाज पे आ चुके, जब भी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए आज ये काफी आक्रोशित होकर इन्होंने घर का घेराव कर दिया गया है। वहीं एसीएम सेकंड सुधीर कुमार भी यहाँ पर आ चुके हैं और सीओ श्वेता पांडे भी यहाँ पर है, उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक आपको मिलवा दिया जाएगा आपको प्रतिनिधिमंडल को। धन्यवाद शह जी, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो 68,500 शिक्षक भर्ती का यह मामला है जहां पर 75 जिलों के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। कानपुर देहात से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि कानपुर देहात के मूसा नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद हुआ है। तो वहीं शव मिलने से इलाके भर में हड़कंप मच गया। बता दें कि स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया और साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। फतेहपुर से अगली खबर है, बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। हालांकि इस आग से किसान का आशियाना जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। बता दें कि आग लगने की सूचना से गांव भर में हड़कंप मच गया। सभी गांव वाले फौरन आए और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें आपको कि घर के सामान समेत कई मवेशियों के भी झुलसने की भी सूचना प्राप्त हुई है। बुलंदशहर अलीगढ़ रामघाट कल्याण सिंह मार्ग फौजी चौराहे से लेकर बेलोन रामपुर तक पक्की सड़क बनवाई जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि काला रोड बनाते समय लापरवाही बरती जा रही है और मिट्टी की सफाई तक नहीं की जा रही है। कम मात्रा में सामग्री लगाई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है। ग्रामीणों का कहना है कि बुलंदशहर जिलाधिकारी इस सड़क की जांच कराएं। ये मिट्टी पे बिछा रहे हैं सड़क, और ये चलेगी है नहीं, सफाई नहीं कर रहे। हाँ, सफाई नहीं ये कर रहे हैं। हाँ, ये रोड सही नहीं बनाया जा रहा, इसमें माल कम लगाया जा रहा और नई रोड की सफाई करी जा रही। मिट्टी की नई सफाई की जा रही और रोड में माल कम लग रहा है। हरदोई की कोतवाली शहर इलाके में 26 अक्टूबर को अधिवक्ता के पुत्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के रिश्ते के भतीजे को गिरफ्तार किया है। हत्यारोपी ने लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति के विवाद को लेकर अपने चाचा की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सांडी रोड से उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें ये दिनांक 27/10 को पुलिस को ज्ञात हुआ था कि ये एक मृतक है राहुल गुप्ता शहर के। इनकी लाश मिली थी, गर्दन व सर पर चोट के निशान थे। इसमें इनके परिजनों द्वारा नामजद FIR की गई थी, जो कि अपने भाई और अपने भतीजे ललित कुमार उर्फ निशु और 2 अन्य परिजनों के खिलाफ की थी कि प्रॉपर्टी के विवाद में